क्या आपने कभी सोचा है कि एनवायरनमेंट जैसे साइंटिफिक टॉपिक को पॉलिटिकल साइंस में क्यों पढ़ा जा रहा है और कैसे एक ग्लोबल मीटिंग ने दुनिया के डेवलपमेंट का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनीथिंग सिंप्लीफायर। आज हम डीप डाइव करेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज में। ये चैप्टर सिर्फ पोल्यूशन के बारे में नहीं है, बल्कि उस पॉलिटिक्स के बारे में है जो डिसाइड करती है कि रिसोर्सेज किसके पास रहेंगे और उनकी कीमत कौन चुकाएगा। तो चलिए इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहला सवाल दिमाग में ये आता है कि एनवायरनमेंट का पॉलिटिक्स से क्या लेना देना है। असल में 1960s तक दुनिया सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ पर फोकस कर रही थी, लेकिन फिर कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आईं जिन्होंने सबको डरा दिया। 1972 में क्लब ऑफ रोम ने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था लिमिट्स टू ग्रोथ। इस बुक ने पहली बार दुनिया को बताया कि अगर पॉपुलेशन बढ़ती रही तो नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। इसके बाद ग्लोबल पॉलिटिक्स में एनवायरनमेंट एक मेजर इशू बन गया, क्योंकि अब बात सिर्फ नेचर बचाने की नहीं बल्कि ह्यूमन सर्वाइवल की थी। इसी अवेयरनेस की वजह से यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी यूनेप ने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस शुरू किए। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव 1992 में आया, जब दुनिया के सारे लीडर्स एक जगह इकट्ठा हुए। 1992 में ब्राजील के रियो डे जनेरो में यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट यानी UNCED हुई, जिसे हम अर्थ समिट कहते हैं। इस समिट में 170 कंट्रीज, हजारों NGOs और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस ने हिस्सा लिया। यहाँ पर एक क्लियर डिवीजन दिखाई दिया ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के बीच। ग्लोबल नॉर्थ यानी डेवलप्ड कंट्रीज ओजोन डिप्लीशन और ग्लोबल वार्मिंग पर फोकस करना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ ग्लोबल साउथ यानी डेवलपिंग कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉवर्टी हटाने पर जोर दे रहे थे। इस समिट का सबसे इंपॉर्टेंट आउटकम था एजेंडा 21। एजेंडा 21 ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दिया, यानी डेवलपमेंट ऐसा हो जो आने वाली जनरेशन के रिसोर्सेज को खत्म ना करे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसी जगह भी हैं जो किसी एक देश की नहीं है? उन्हें हम क्या कहते हैं? दुनिया के कुछ हिस्से किसी सॉवरन स्टेट के ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आते। उन्हें ग्लोबल कॉमन्स कहा जाता है। इसमें शामिल हैं अर्थ का एटमॉस्फेयर, अंटार्कटिका, ओशन फ्लोर और आउटर स्पेस। इन एरियाज को मैनेज करने के लिए दुनिया को आपसी सहयोग या कोऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। इसी कोऑपरेशन के लिए कई इंपॉर्टेंट ट्रीटीज साइन की गईं, जैसे एंटार्कटिक ट्रीटी यानी 1959, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 और एंटार्कटिक एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल 1991। हालांकि ग्लोबल कॉमन्स पर कंसेंसस बनाना मुश्किल है, क्योंकि पावरफुल कंट्रीज यहां भी अपना डोमिनेंस दिखाना चाहती हैं। इससे एक बड़ा एथिकल सवाल उठता है कि क्या एनवायरनमेंट को बचाने की जिम्मेदारी सबकी बराबर होनी चाहिए? ये इस चैप्टर का सबसे क्रूशल और डीप कॉन्सेप्ट है। डेवलप्ड कंट्रीज यानी नॉर्थ चाहती थी कि एनवायरनमेंट बचाने की जिम्मेदारी सब पर बराबर हो, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज यानी साउथ का कहना था कि एनवायरनमेंट को सबसे ज्यादा नुकसान डेवलप्ड कंट्रीज ने अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान पहुंचाया है। इसलिए उनकी जिम्मेदारी ज्यादा होनी चाहिए और डेवलपिंग कंट्रीज को अभी ग्रो करने का मौका मिलना चाहिए। इस आर्ग्यूमेंट को रियो डिक्लेरेशन में एक्सेप्ट किया गया और इस प्रिंसिपल को नाम दिया गया कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसका मतलब है कि एनवायरनमेंट बचाना सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन जिम्मेदारी का लेवल अलग अलग होगा। इसी प्रिंसिपल पर 1992 में UNFCCC बना और बाद में 1997 में जापान में क्योटो प्रोटोकॉल साइन हुआ, जिसमें इंडस्ट्रियल कंट्रीज के लिए ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम करने के टारगेट सेट किए गए। लेकिन क्या इंडिया जैसे डेवलपिंग देश ने इस प्रोटोकॉल को माना? इंडिया का स्टैंड हमेशा से कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के फेवर में रहा है। इंडिया ने अगस्त 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल साइन किया और रैटिफाई किया। इंडिया का कहना है कि 2030 तक भी हमारा पर कैपिटा एमिशन वर्ल्ड एवरेज के आधे से भी कम होगा। इंडिया ने एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए अपने लेवल पर कई स्ट्रिक्ट स्टेप्स लिए हैं, जैसे एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 पास किया गया, जो एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ावा देता है। इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर और विंड पावर को प्रमोट किया गया। इंडिया नेचुरल गैस के यूज को भी बढ़ावा दे रहा है और नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी के थ्रू क्लीनर फ्यूल्स यूज करने पर जोर दे रहा है। लेकिन एनवायरनमेंट सिर्फ सरकार का मुद्दा नहीं है, इसमें आम लोगों का रोल भी बहुत बड़ा रहा है। दुनिया भर में एनवायरमेंटल मूवमेंट्स सबसे पावरफुल सोशल मूवमेंट्स माने जाते हैं। ये मूवमेंट्स अलग अलग इश्यूज पर फोकस करते हैं, जैसे डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग और मेगा डैम्स।
फॉरेस्ट मूवमेंट्स मोस्टली ग्लोबल साउथ यानी मेक्सिको, चिली, ब्राजील, इंडिया में एक्टिव हैं, जहां लोग कमर्शियल लॉगिंग का विरोध करते हैं। एक और बड़ा कॉन्फ्लिक्ट माइनिंग इंडस्ट्री के खिलाफ है, जो लोकल कम्युनिटीज को डिस्प्लेस करती है और केमिकल पोल्यूशन फैलाती है। मेगा डैम्स के खिलाफ भी दुनिया भर में आवाज उठी है, जैसे इंडिया में नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये मूवमेंट्स इस बात का सबूत है कि एनवायरनमेंट इश्यूज सीधा ह्यूमन राइट्स से जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा खतरा फ्यूचर में रिसोर्सेज को लेकर होने वाले वॉर्स हैं। रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स का मतलब है किस रिसोर्स पर किसका कब्जा है और कैसे। कोल्ड वॉर के दौरान डेवलप्ड कंट्रीज ने रिसोर्सेज, खासकर ऑयल और मिनरल्स पर अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए मिलिट्री तक का यूज किया। 20th सेंचुरी में ऑयल यानी तेल दुनिया की इकोनॉमी का इंजन बन गया और गल्फ रीजन में होने वाली ज्यादातर लड़ाइयां इसी रिसोर्स के लिए थीं। लेकिन फ्यूचर का खतरा ऑयल नहीं बल्कि वाटर यानी पानी है। स्कॉलर्स मानते हैं कि 21st सेंचुरी में वाटर वॉर्स हो सकती हैं। जब दो देश एक ही नदी शेयर करते हैं तो पानी के डिस्ट्रीब्यूशन पर कॉन्फ्लिक्ट होना आम बात है, जैसे इजराइल, सीरिया और जॉर्डन के बीच जॉर्डन रिवर को लेकर। इन रिसोर्सेज के कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच एक ग्रुप ऐसा है जो सबसे ज्यादा सफर करता है, और वो है इंडिजिनस पीपल। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक इंडिजिनस पीपल वो लोग हैं जो किसी जमीन पर सदियों से रह रहे हैं, इससे पहले कि दूसरे कल्चर के लोग वहां आकर बसें। दुनिया भर में लगभग 30 करोड़ इंडिजिनस लोग हैं, जैसे इंडिया में आदिवासीज या ऑस्ट्रेलिया के एबोरिजिनीज। इनका सर्वाइवल सीधा नेचर और लैंड पर डिपेंड करता है। इनका मेन मांग ये है कि इन्हें अपनी जमीन और रिसोर्सेज पर हक मिलना चाहिए, जो अक्सर गवर्नमेंट्स या कॉरपोरेशंस छीन लेती हैं। 1975 में वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल्स बनी, जिसने इनके राइट्स को इंटरनेशनल लेवल पर आवाज दी। आज ग्लोबल पॉलिटिक्स में इंडिजिनस राइट्स एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन का एक इंटीग्रल हिस्सा बन चुके हैं। तो दोस्तों, ये था एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज का डीप एनालिसिस। हमने समझा कि कैसे नेचर अब सिर्फ बायोलॉजी का नहीं बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर बन चुका है। चाहे वो रियो समिट हो, क्योटो प्रोटोकॉल हो या रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स, हर डिसीजन का असर हमारे फ्यूचर पर पड़ता है। पॉलिटिकल साइंस के और भी कॉम्प्लेक्स चैप्टर्स को ऐसे ही सिंपल और फैक्चुअल तरीके से समझने के लिए जुड़े रहिए।